हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र मार्च 2020 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज पेपर नहीं करवाने वाला हूं। जैसा कि ऑलरेडी अभी 2-3 चैप्टर बाकी हैं अकाउंट्स में। एक्चुअली देखा जाए तो बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। रीजन ये है कि मैंने उनको पहले ही अपलोड किया हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 ये 100% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 भी 100% कंप्लीट है, लेकिन मैंने सोचा एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, आपके पास दो क्वेश्चन रहेंगे। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवाया था और मैं चाहता था कि एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। इससे आपके पास दो क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको क्या है कि प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। दूसरा, ताजा ताजा भी रहेगा, तो मैं आपको और भी चीजें आइडिया दे पाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ये 3 चैप्टर्स की। तो इन 3 चैप्टर्स में भी ऑलमोस्ट मैंने 90% चीजें बता दी हैं। 10% चीजें बाकी हैं, उन्हें भी मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी ही जल्द, मतलब जितना हो सकेगा उतना जल्दी, यानी 5 से 6 दिन के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए ये सारा चीज। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। जो प्लेलिस्ट है वो इस तरह से बना दूंगा: अकाउंट्स पार्ट 2 फुल सिलेबस, क्या, अकाउंट्स पार्ट 2 फुल सिलेबस करके पहला ये रहेगा। दूसरा चैप्टर वाइज रहेगा। चैप्टर वाइज इसलिए, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो वो देख सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियल है, आपने इस चैनल पे पहले भी कोई वीडियो देखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एग्जाम नजदीक, जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतने लोगों का भला होगा, उनको अच्छा लगेगा, दुआएं मिलेंगी तुमको, मेरी तरफ से भी दुआ मिलेगी कि हाँ भैया थोड़ी मदद की है आपने। भगवान आपका भी साथ देता रहे, मेरा भी साथ देता रहे, आपका भी देता रहेगा, देंगे, डेफिनेटली देंगे। जो मदद करता है और जो अपनी खुद की भी मदद करता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन होता है। तो ये रहा आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बेसिकली मार्च 2020 का क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें देखोगे तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित बाकियां वर्धमान लिमिटेड की बही में से ली गई हैं। इन बाकियों से 31/3/2019 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 31/3 के दिन की हमें क्या तैयार करना है, पक्की तलपट तैयार करना, वो भी कैसे, कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार। देखो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि हमें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमें क्या तैयार करना है, पक्की तलपट। जब भी आपको ये वाला सवाल आप सॉल्व करने बैठते हो या आपको क्लियरली पता चल जाता है, तो आपका जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लो। और जितना हो सके उतना फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो। इससे फायदा ये होगा, आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपका टाइम कितना जा रहा है फॉर्मेट रेडी करने में। आप जितना कम टाइम लगाओगे फॉर्मेट में, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना कम टाइम फॉर्मेट में लगा, इसका मतलब उतना जल्दी ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा फॉर्मेट का ही खेल है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट का। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा लाइनें जो है वो सीधी नहीं हुई है, क्योंकि ये स्क्रीन पे लाइन स्केल नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। डायरेक्टली जो है वो सही लाइन नहीं आती, फिर भी मैंने कोशिश की है कि लाइन में खींच दूं। अब इसका जो फॉर्मेट रेडी करना है, मैं उसको आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपको याद रखना है। हालांकि अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास नहीं देखा तो आप बेसिक वाली क्लास जरूर देखना। आर्थिक चिट्ठा का जो नमूना है, जो मैंने बताया, फॉर्मेट बताया, वो क्लास जरूर देखना। आपको 100% फॉर्मेट इजीली याद हो जाएगा। प्लस प्रैक्टिस करोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं इसमें कुछ बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप जब भी आर्थिक चिट्ठा बनाओगे, यानी पक्की तलपट का फॉर्मेट बनाओगे, आप दो साइड बनाना, यानी एक पेज में इक्विटी दायित्व का बनाना और एक पेज में संपत्ति का बनाना। ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, दो पेज बांट लेना। कैसे बांटोगे वो सुनो। जब भी आप सवाल शुरू करना, कोशिश करना कि ऐसे पेज पे शुरू करना जहां पे इधर भी एक पेज हो और इधर भी एक पेज हो। फायदा ये होगा कि पूंजी दायित्व का इधर बन जाएगा, यानी इक्विटी वाला इधर बन जाएगा, और संपत्ति लेना का इधर बन जाएगा। तो एक ही साइड रहेगा, तो आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों आमने सामने ही रहेंगे, आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे इक्विटी और दायित्व। क्या हेडिंग दोगे, इक्विटी और दायित्व। ध्यान से सुनना, सबसे पहली हेडिंग होगी इक्विटी और दायित्व। अब देखो, मैंने बताया था इक्विटी और दायित्व ने दो भागों में बटा हुआ है। एक आपका इक्विटी है जिसको हम बोलते हैं शेयर धारकों की ध्यान से सुना, एक आपका इक्विटी है जिसको हम बोलते हैं शेयर धारकों की भंडोल, और दूसरा आपका दायित्व है, जिसमें दायित्व में दो प्रकार के दायित्व होते हैं, एक बिन चालू होता है और एक चालू होता है। क्लियर है, तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले इक्विटी दायित्व लिखोगे, उसमें नंबर 1 पॉइंट डालोगे, लिखोगे शेयर धारकों की भंडोल। फिर नंबर 2 आपका दायित्व होगा, और दायित्व में कितना लिखोगे, दो, बिन चालू और चालू, यानी नंबर 2 और नंबर 3 हो गया।
ठीक है। फिर हमारा जो शेयर धारकों के भंडोल है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है शेयर पूंजी और दूसरा है अनामत और आधिक्य। क्या है? शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य, साथ में दोहराते रहो आपको याद हो जाएगा, शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य। फिर बात करते हैं अपना दायित्व का, तो जैसा मैंने कहा दायित्व में दो प्रकार के दायित्व हैं, एक बिन चालू और एक चालू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिन चालू की। तो जो हमारा बिन चालू दायित्व होता है इसमें 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है इसमें? 3 पॉइंट है। सबसे पहला है उधार ली रकम, ध्यान से सुना, जो मैं बोलता हूं उसी को याद रखना है, उधार ली रकम। दूसरा है अन्य, तीसरा है प्रावधान। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि बिन चालू दायित्व में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। पहला है उधार ली रकम, पहला क्या है? उधार ली रकम। दूसरा अन्य, तीसरा दीर्घकालीन प्रावधान। क्या कहा मैंने? उधार ली रकम, अन्य और प्रावधान। बस आपको करना क्या है कि उधार ली रकम के पहले लिख देना है दीर्घकालीन, अन्य के बाद लिख देना है दीर्घकालीन, और प्रावधान के पहले, यानी पहले और बाद। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले अच्छा लगता है या बाद में अच्छा लगता है, उससे कोई इशू नहीं होगा। जो मेन वर्ड है वो आपका इंक्लूड होना चाहिए, और जो मेन वर्ड है वो क्या है? अन्य है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? प्रावधान। और ऊपर जो मेन वर्ड है वो क्या है? ऊपर, ऊपर वाले में उधार ली रकम, ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? तो क्या क्या 3 वर्ड याद रखना, मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, उधार ली रकम, अन्य और प्रावधान। थोड़ा ज्यादा लाइन हो गया तो इसलिए मैंने उनको मिटा दिया। फिर बात करेंगे चालू का। तो चालू में पहले 3 तो सेम ही रहने वाले हैं, यानी उधार ली रकम, अन्य और प्रावधान। सिर्फ एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जिसका नाम रहेगा व्यापारी देना। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आपका दायित्व का फॉर्मेट एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना और यहाँ पे लिख देना कुल। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला आपका आता है संपत्ति। जब हम संपत्ति शुरू करेंगे तो संपत्ति को भी दो भागों में बांट देना, एक रहेगा बिन चालू और दूसरा रहेगा चालू। क्या कहा मैंने? एक बिन चालू और दूसरा चालू। तो सबसे पहले हम बिन चालू की बात करते हैं। तो बिन चालू में पहला होता है स्थायी संपत्ति, पहला क्या होता है? स्थायी संपत्ति। दूसरा होता है बिन चालू विनियोग, दूसरा क्या होता है? बिन चालू विनियोग। तीसरा होता है दीर्घकालीन लोन और धिराण, और चौथा होता है अन्य बिन चालू संपत्ति। अब इसे कैसे याद रखोगे? इसे देखो ऐसे याद रखना है कि पहला होगा स्थाई, पहला क्या होगा? स्थाई। दूसरा होगा विनियोग, तीसरा होगा लोन और धिराण, क्या होगा? लोन और धिराण, और चौथा क्या होगा? अन्य। क्लियर है? क्या क्या कहा मैंने? पहला होगा स्थाई, दूसरा विनियोग, तीसरा लोन और धिराण, और चौथा क्या होगा? अन्य। बस याद रखना है, स्थायी संपत्ति हो जाएगा, विनियोग जो बिन चालू होगा, लोन और धिराण जो बिन चालू यानी दीर्घकालीन होगा, और जो अन्य होगा वो भी कौन सा होगा? बिन चालू यानी कि दीर्घकालीन। क्लियर है? ये हो गया आपका बिन चालू संपत्ति। अब बात करते हैं चालू में। तो चालू को भी याद करने का सेम तरीका है, याद रखना है कि पहला, ठीक है, पहला और आखिरी के दो सेम है। क्या कहा मैंने? पहला और आखिरी के दो सेम है जो उसमें था, यानी चालू विनियोग, अन्य अल्पकालीन लोन और धिराण, और ये अन्य चालू संपत्ति। ठीक है, या यहाँ पे सिर्फ अल्पकालीन लोन और धिराण लिखना, अन्य लिखने की जरूरत नहीं, अल्पकालीन लोन और धिराण। फिर बीच में 3 एक्स्ट्रा याद रखना है, इसमें ये अलग से है। एक है माल सामग्री, एक है व्यापारी लेना, एक है रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट रेडी। पहला टारगेट यही रखना है कि पहले फटाफट फॉर्मेट रेडी कर लेना। और फॉर्मेट कैसे रेडी करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करोगे और क्वेश्चन के बेस पे आपको फॉर्मेट रेडी कर लेना है। आपका जब फॉर्मेट रेडी हो जाता है तो अगला काम ये होगा कि आपको इसमें से 1 बाय 1 करके चूज करके लिखना होगा। तो अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर निकाल लो, अगर पेपर नहीं है तो मैं यहाँ पे पेज पलटता जाऊंगा, ऐसा नहीं, हालांकि पेज पलटने में टाइम लगेगा मुझे, बट क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर है तो आप मुझे बता दिया करोगे सर हाँ हमारे पास पेपर है। हालांकि लाइव क्लास नहीं है इसलिए ये बातें नहीं हो पाती हैं, बट स्टिल चलो मैं कर देता हूँ जैसा मुझे कंफर्टेबल होगा। आपको भी क्या है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहला है प्लांट और मशीनरी। क्या है पहला? अच्छा एक चीज बात तो मैंने कहा ही नहीं, आप देखोगे तो मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है। आपको लग रहा है कि मैंने टाइम पास कर लिया है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको दिमाग में एक बात रखना है कि जब भी आप फॉर्मेट रेडी करोगे, क्या कहा मैंने? जब भी आप फॉर्मेट रेडी करोगे तो कोशिश ये करना है कि आपको सभी पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट एक एक लाइन छोड़ देना। कितना लाइन छोड़ देना? एक एक लाइन छोड़ देना। रीजन बता देता हूं, एक एक लाइन छोड़ने का रीजन ये है कि अगर मान लो एक पॉइंट से ज्यादा नाम आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एक ही नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक पॉइंट से ज्यादा नाम है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लांट और मशीनरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है प्लांट और मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी जो है वो हमारा है संपत्ति, पर कौन सा संपत्ति है? स्थायी संपत्ति है। अब स्थायी में भी हमारे पास दो है, एक दृश्य और एक अदृश्य है। तो यह है हमारा दृश्य संपत्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
प्लांट और मशीनरी। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है, प्लांट और मशीनरी, और आपका रकम जो है वो 8 लाख। अब यहाँ पे देखोगे तो कॉलम, 3 कॉलम बनाया है, तो जो 2 कॉलम है ये है रकम, रकम का, और जो पहला कॉलम होता है ये होता है आपका टिप्पणी नंबर। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मेट में इसमें ज्यादा कुछ लिखने जैसा है नहीं। उसके बाद अगला नाम, अगला है रोकड़ और रोकड़ समान। तो रोकड़ और रोकड़ समान, तो ये हेडिंग है एग्जैक्टली हमारे पास। तो जब एग्जैक्टली हेडिंग है हमारे पास, तो आपको उसी के सामने जाके डायरेक्टली लिख देना 60,000। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला नाम क्या है, अगला नाम है स्टॉक। तो स्टॉक की भी हेडिंग है हमारे पास। यहाँ पे देखो कि माल सामग्री, तो ये स्टॉक का ही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक। और स्टॉक की जो रकम है वो है 4,30,000। मेरे पास पेपर है, मैं पेपर निकाल के रख लिया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको स्क्रीन चेंज करके दिखाता रहूंगा ताकि कोई इश्यू ना हो और आपको भी ऐसा ना लगे कि दिक्कत हो रहा है। उसके बाद अगला है देनदार। क्वेश्चन है देनदार कहाँ जाएगा, तो देनदार जो है आपका वो जाएगा व्यापारी लेना में। तो यहाँ पे आप लिख देना, क्योंकि व्यापारी लेना से क्लियर नहीं होगा, इसलिए लिख देना कि देनदार। और देनदार का रकम कितना है, रकम है 5,60,000 रुपए। उसके बाद चलते हैं अगले पे। तो अगला है मिलना बाकी ब्याज। तो जो मिलना बाकी ब्याज है ये हमारे लिए क्या है, संपत्ति। और संपत्ति में भी कौन सा संपत्ति है, तो यह है अन्य चालू संपत्ति। तो यहाँ पे लिख देते हैं मिलना बाकी ब्याज। ठीक है, रकम कितना है, तो रकम है आपका 30,000 रुपए। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितना है, 20,000 रुपए है। तो ट्रेडमार्क जो है आपका अदृश्य संपत्ति होता है। ठीक है, तो अदृश्य संपत्ति वाले हेडिंग में जाओगे, वहां लिखोगे ट्रेड मार्क, और यहाँ पे रकम लिख दोगे 20,000। क्लियर है इतना। उसके बाद अगला पॉइंट है नर्मदा के बॉन्ड। अब एक बात याद रखना है, अगर किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी सरकारी संस्था का नाम लिखा गया हो और उस नाम के अंत में बॉन्ड या डिबेंचर लिखा गया हो, तो एक बात याद रखना है कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसे हमने विनियोग किए हैं। हमने क्या किया, ये पैसे विनियोग किए, क्योंकि नर्मदा कंपनी वाले हमारे पास बॉन्ड नहीं लेकर गए हैं। अगर हमारे बॉन्ड लेकर गए होते तो हम उनका नाम नहीं लिखते, क्योंकि हमारे बॉन्ड तो कई लोग लिए होंगे, लेकिन अगर हमने किसी का लिया है तभी हम नाम लिखते। तो ये बात आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा। क्लियर है। अब विनियोग में भी हमारे पास 2 हेडिंग है, एक बिन चालू विनियोग है और एक चालू विनियोग है। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला कौन सा विनियोग होगा। तो क्या इस विनियोग के आजू बाजू में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो जवाब है नहीं, कुछ नहीं लिखा, तो समझ जाना ये बिन चालू होगा। लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10% के बॉन्ड। ठीक है, और जो रकम है वो है आपका 7 लाख रुपए। उसके बाद अगला, अगला है फुटकर औजार। ये स्पेसिफिकली आपको याद करना है कि फुटकर औजार जो होता है ये आपके लिए माल सामग्री में जाता है। तो स्टॉक तो मैंने लिख ही दिया था, इसी के नीचे लिख देना फुटकर औजार। मैंने कहा ना लाइन छोड़ देना है आपको, तो ये इसी में हेल्प हो जाएगी। फुटकर औजार, फुटकर औजार कितने का है, तो फुटकर औजार है 40,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन डिपॉजिट। अब देखो, अब टेलीफोन डिपॉजिट क्या है, टेलीफोन डिपॉजिट मतलब टेलीफोन वाले तो आपको डिपॉजिट देंगे नहीं, आप ही डिपॉजिट दोगे। जब आपने डिपॉजिट दिया तो एक तरह से आपने क्या लिया है, उसको लोन और धिराण दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अपने पास 2 लोन है, एक अल्पकालीन है और एक दीर्घकालीन है, तो किस में लिखोगे। तो देखो यहाँ पे कुछ तारीख फारीख नहीं लिखा है, और आपको पता होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल बीच में ये कानून आया था कि अगर आप कोई भी चीज का कनेक्शन लेते हो तो आपका उसके लिए एडवांस भरना पड़ता है, और वो एडवांस होता है वो परमानेंट होता है, और इसी वजह से उसको हम लिखेंगे दीर्घकालीन। तो यहाँ पे लिख देंगे टेलीफोन डिपॉजिट। क्या लिख देंगे, टेलीफोन, और रकम कितना दिया गया है, तो इसका रकम दिया गया है 30,000 रुपए। तो यहां लिख देंगे 30,000 रुपए। उसके बाद चलते हैं अगले में, अगला है म्यूचुअल फंड की यूनिट, और ब्रैकेट में लिखा है काम चलाओ। मैंने कहा ना, किसी कंपनी, किसी संस्था का नाम लिख के बॉन्ड लिखा हो, यूनिट लिखा हो, तो समझ जाना वो विनियोग होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है काम चलाओ। काम चलाओ का मतलब होता है कुछ समय के लिए, तो वो किस में चला जाएगा, चालू विनियोग में। तो यहाँ लिख देंगे म्यूचुअल फंड के, और रकम जो है वो कितना है आपका, वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर चलते अगले में। अगला है इक्विटी शेयर की अप्राप्त मांग। याद रखना है, जब भी इक्विटी शेयर की अप्राप्त मांग आता है तो याद रखना इसको इक्विटी शेयर पूंजी में से माइनस कर देना है।
हमने पढ़ा है कि अप्राप्त मांग को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था। तो हम चलते हैं शेयर पूंजी में, माइनस कर देते हैं इसको। तो शेयर पूंजी सबसे ऊपर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अप्राप्त मांग। ठीक है। और रकम बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माइनस यहाँ पे दर्शा दिया है, इसलिए इसका इशू नहीं होगा। दूसरा चीज, इसको मैंने ब्रैकेट में भी दर्शा दिया है। ठीक है। चलते हैं अभी अगले पॉइंट पे। अगला है कंप्यूटर्स। देखो दो है, एक कंप्यूटर्स है और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो जो कंप्यूटर्स है, याद रखना है, ये आपका स्थायी संपत्ति है। मतलब है तो दोनों ही स्थायी संपत्ति, लेकिन ये जो है ये दृश्य हो जाएगा और सॉफ्टवेयर जो है वो अदृश्य हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, इसको लिख लेते हैं। वाले में पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं चलो यही लिख देता हूँ, कंप्यूटर्स। और रकम है 1,80,000। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। पेयर है, ये है आपका 40,000 रुपए। ठीक है। एक एक दो दो लाइन नहीं छोड़ोगे तो रिटर्न खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए छोड़ना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है इक्विटी शेयर पूंजी। तो शेयर पूंजी कितना है, 5,50,000 रुपए। तो ऊपर चलते हैं, शेयर पूंजी वाले कॉलम के सामने लिख देंगे 5,50,000। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 9% बैंक लोन। बैंक वाले हमें लोन देते हैं, कौन सा ये लोन होगा, दीर्घकालीन। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कुछ प्रतिशत अरे कुछ तारीख मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेंगे कि ये दीर्घकालीन है। तो बैंक लोन कितना है, 5,00,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 5,00,000। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला है सूचित डिविडेंड। याद रखना है, जो सूचित डिविडेंड होता है ये हमारे लिए अल्पकालीन, क्योंकि हर साल हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तो ये अल्पकालीन वाले में जाता है, अल्पकालीन प्रावधान में। तो यहाँ लिखेंगे सूचित डिविडेंड। हमने डिविडेंड चुकाया नहीं है, हमने सिर्फ प्रावधान किया है। तो सूचित डिविडेंड कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपए। उसके बाद है लेनदार। तो लेनदार जो है वो आपका जाएगा व्यापारी देना में। तो ये रहा व्यापारी देना, हम यहाँ लिखेंगे लेनदार। और रकम जो है वो लिख देंगे 1,00,000। अगला अगला है लाभानी खाता का आधिक्य। अब लाभानी खाता का आधिक्य, तो अनामत और आधिक्य तो ऑलरेडी मैंने हेडिंग बनाया है रहा। अनामत और आधिक्य तो बस यहाँ पे लिख देना है लाभानी खाता। क्या लिख देना है, लाभानी खाता। और रकम कितना है, वो रकम लिख देना है। तो रकम है 5,00,000 रुपए। कितना रकम है, 5,00,000 रुपए। उसके बाद अगला है प्रोविडेंट फंड। पेपर है ना, इसलिए उसमें भी देख लिया मैंने। प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो है ये भी एक तरह का प्रावधान है, लेकिन ये जो प्रावधान है ये कैसा है, दीर्घकालीन का। आपको याद रखना है, अगर कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान होता है तो वो किस में जाता है, दीर्घकालीन प्रावधान में जाता है। ये मैंने फॉर्मेट में पूरा एक्सप्लेन किया है, आप एक बार फॉर्मेट को जरूर देखना। 30-35 मिनट का वीडियो है शायद, उसको अभी और बढ़िया से सुनना, आपको फॉर्मेट में कोई तकलीफ नहीं होगी और एग्जाम में भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो लिख देता हूं मैं प्रोविडेंट फंड कितना, 7,00,000 रुपए। उसके बाद है अगला बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये अल्पकालीन उधार ली रकम में आता है, क्योंकि ये हम कुछ समय के लिए उधार मांगते हैं बैंक वालों से। तो अल्पकालीन उधार ली रकम में लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। और रकम लिख देंगे 1,60,000 रुपए। कितना लिख देंगे, 1,60,000 रुपए। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला है चुकाना बाकी। चुकाना बाकी हमारे लिए दायित्व होता है और ज्यादा दिन के लिए नहीं रखते हैं, इसलिए ये अन्य चालू में चला जाएगा, चुकाना बाकी। की बात करें तो रकम है 60,000 रुपए। उसके बाद है अगला 10% के ऋण पत्र। तो ऋण पत्र जो है डिबेंचर, वो दीर्घकालीन दायित्व होता है, ये बात हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ ऋण पत्र। और रकम जो है वो लिख देता हूँ, रकम कितना दिया हुआ है, तो 2,30,000 रुपए। अगला काम, अब अगला नाम जो है वो है करवेरा का प्रावधान। अब देखो करवेरा भी हर साल भरना पड़ता है और हर साल प्रावधान करना पड़ता है, तो ये अल्पकालीन में चला जाएगा और यहाँ पे लिख देते हैं करवेरा। ठीक है। प्रावधान भी लिख देता हूँ, चलो करवेरा प्रावधान। रकम की बात करें तो रकम कितना है, 20,000 रुपए है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सभी का टोटल करना है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो बोर्ड में मार्क्स होता है ना वो कैसे देते हैं। अगर मान लो कभी थोड़ा बहुत गलती भी हो गया तो आपको आइडिया रहेगा कि उसको सुधारना कैसे है। और अगर मान लो गलती हो गया तो डरना भी नहीं है, ये भी पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला काम होता है इन सबकी को टोटल कर देना। तो 5 5 10, 10,50,000, लेकिन उसमें से 10 गया तो आंसर आएगा 10,40,000 रुपए। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अब इसमें कुछ नहीं है, ये अन्य दीर्घकालीन प्रावधान, तो यहाँ पे डैश कर देना और इसका टोटल कर देना। तो 5 2 7 7 7 14, 14,30,000 रुपए। तो ये हो जाएगा 14,30,000 रुपए। ठीक है।
उसके बाद अगला चलते हैं, तो अगले का तो लंबा है तो इसका टोटल करना पड़ेगा, तो इसके लिए कैलसी निकालना पड़ेगा। 1,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000, तो ये आ जाएगा 5,20,000। कितना आ जाएगा? 5,20,000 रुपए। एक बार फिर से कर लेते हैं, 1,60, 1,60,000, 80,000 और 20,000, तो 5,20,000। फिर अगला काम होगा तीनों का टोटल करना, 10,40,000 प्लस 14,30,000 प्लस 5,20,000, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 29,90,000। ये आ गया है आपका इक्विटी और दायित्व पक्ष का टोटल 29,90,000। अब इसी तरीके से हमें चलना है और संपत्ति का भी टोटल करना है। तो संपत्ति वाले में तो यहाँ पे देखोगे साफ साफ दिया हुआ है, जो नहीं है उसके सामने डैश कर देना। तो यहाँ पे 8 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 7 लाख प्लस 30,000, तो ये हो गया 7,70,000। इसे लाइन खींच देना और यहाँ पे लिख देना 7 बोल रहा हूँ, 17,70,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि पहला ही 8 लाख है तो 7 लाख तो होगा नहीं। उसके बाद दूसरे का टोटल कर लेना, जो नहीं है उसके सामने डैश कर देना है। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, ये हो गया आपका 12,20,000। कितना हो गया? 12,20,000 रुपए। अब हमें क्या करना है? हमें दोनों का टोटल कर लेना है। तो 12,20,000 प्लस इसका कितना था? इसका था 17,70,000, 17,70,000, तो ये भी आ जाएगा आपका 29,90,000 रुपए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो, अगर आंसर दोनों का मैच हो गया है तो वो अंदर नहीं चेक करता कोई, सीधी सी बात है, जब दोनों मैच है तो आपको डायरेक्टली 11 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने ये हेडिंग वेडिंग नहीं दिया है, ये तारीख वारीख अच्छे से नहीं, ये सॉरी ये वाला नहीं लिखा अच्छे से, तो नंबर काटेंगे। अदरवाइज जो मार्किंग का सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको 1 1 2 3 ध्यान से सुनना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चेक करते जाएंगे। 16 17 18 19 20 21 22, ये रहा 23। ठीक है, उसके बाद ये तो ये वाला हो गया। फिर 24 25 26 27 8 29 और 30, कुछ इस तरीके से आपका चेकिंग होगा और फिर वो नंबर के हिसाब से मार्किंग देते हैं, यानी कितना एंट्रीज है उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। हालांकि इस वाले में ज्यादातर ऐसा होता है कि 2 सही का 1 नंबर मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला जो काउंट करके यही हो गया था 22, तो ये वाला वो चेक नहीं करेंगे। याद रखना है दोनों में से कोई एक चेक होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, दोनों में से कोई एक चेक होगा। अगर ये देखो 3 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे 23 है, यानी कि 23 का पूरा आपको यहाँ पे ये 22 ही मान के चलते, क्योंकि एक लोग मिक्स करके दिखा देंगे कैसे भी करके। कौन सा मिक्स करके दिखा देंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 10,000 रुपए मैंने अलग से लिखा है वो लोग सीधा माइनस करके आंसर में यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 5,40,000 रुपए। तो ये हो गया ना आपका 22 एंट्री। तो 22 एंट्री का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्टली कितने मार्क्स मिल जाएंगे? आपको 11 मार्क्स मिल जाएंगे। ये पहला तरीका है। और जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि वो लोग इसका अलग अलग टोटल करते हैं। किसका? ये वाले का। तो देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का टोटल करके आपको मार्क्स देते हैं। हालांकि मैं और भी बातें बता देता हूं, जब भी ऐसा होगा कि इसे पक्की तलपट दिया होगा तो इसका मार्क्स मिलेगा। जब लाभानी और पक्की तलपट दोनों दिया होगा तब इसका मार्क्स मिलता है, क्योंकि 7 इधर हो गया और बाकी का जो 4 है वो उसमें हो जाता है। ठीक है, उसमें 4 क्या क्या हो जाता है? तो आपका कुल आय, कुल खर्च और आयकर के बाद का लाभ, ये और आयकर और आयकर के बाद का लाभ, ये आपका 4 हो जाता है। और इसमें इस तरीके से अगर सिंगल सिंगल दिया होगा तो ऐसे ऐसे चेक होगा। ठीक है, तो ये होएगा आपका पेपर चेक करने का तरीका, और कैसे लिखोगे वो भी सारी बातें मैंने बता दी है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का भी बेसिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक सवाल है, एक दो सवाल है जो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं उनको सॉल्व करके बता दूंगा। क्योंकि मैंने टेस्ट लिया था तो बच्चे बहुत सारे सवाल नहीं कर पाए थे और जवाब ये दिया कि सर क्लास में किसी को नहीं आ रहा था। मैंने नहीं लिया था, एक्चुअली स्कूल का टेस्ट था जो अभी हाल ही में जनवरी में हुआ था, उसमें नहीं कर पाए थे बच्चे। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाला क्वेश्चन जरूर करवा दूं, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो आप जरूर शेयर करना। उस वीडियो को अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो इसका रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट और लाइक करके। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।